तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब अपने अटेम्प्ट में सीए बने और जो इस वीडियो को लाइक करे हो तो गारंटीड सीए बने। सो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और वो है ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे आईसीएमएट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप आईसीएमएट खोलोगे और आईसीएमएट के इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस को कंपेयर करोगे तो सारे मैंने सीक्वेंस में डाल रखे हैं। आपको जो है सीक्वेंस में भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो पहला इलस्ट्रेशन होगा वो पहला क्वेश्चन है, इस हिसाब से आपके पहले इलस्ट्रेशंस और उसके बाद टी वाई के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं मैंने। ठीक है, सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन क्या रखा है। एक यूएस लिमिटेड एक कंपनी है, यूएस लिमिटेड एक यूएस कंपनी है जिसकी इंडिया में सब्सिडी है इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं अपन। उसने अपने को क्या करा है, कुछ कंप्यूटर मॉनिटर्स बेचे हैं फॉर रीसेल इन इंडिया। तो यूएस वाली जो कंपनी है उसने मुझे कुछ कंप्यूटर मॉनिटर्स बेचे हैं। अगर आप आगे देखोगे तो अपने को जो है क्या कर रखा है इन लोगों ने, यूएस लिमिटेड ऑल्सो सेल्स कंप्यूटर मॉनिटर्स टू सीएमआई लिमिटेड अनदर कंप्यूटर सेलर। सामने एक कंपनी है, उसने मुझे कोई कंप्यूटर्स बेच रखे हैं और वो किसी और को भी जो है कंप्यूटर मॉनिटर्स बेचती है। अच्छा देखो क्या दे रखा है उसने इंडिया में, मतलब मुझे क्या कर रखा है, 50,000 कंप्यूटर बेचे हैं और एट अ प्राइस ऑफ 11,000 पर यूनिट। इधर तक कहानी समझ में आ गई। आगे देखना, प्राइस फिक्स्ड फॉर द सीएमआई लिमिटेड इज 10,000 पर यूनिट। मतलब बेसिकली उसने मुझे बेचे 11,000 में, वो अगर किसी और को बेचता तो कितने में बेच रखा है, कितने में बेचता, 10,000 में बेचता। ऐसा क्यों कर रखा है? क्योंकि इंडिया में ज्यादा टैक्स लगता है और इंडिया में उसने क्या कर रखा है, ज्यादा पे सेल करी। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी परचेज दिखाऊंगा 11,000 की। अगर मैं किसी और से परचेज करता तो कितने में करता, 10,000 में। मतलब सामने वाला अगर किसी और को बेचता तो 10,000 में बेचता, वो मुझे बेच रहा है 11,000 में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या रखा है, वारंटी इन द केस ऑफ सेल ऑफ मॉनिटर्स बाय इंडिया लिमिटेड इज हैंडल्ड बाय द इंडिया लिमिटेड। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं इंडिया लिमिटेड हूं, मैं जब माल परचेज कर रहा हूं तो उसकी वारंटी का कॉस्ट कौन बियर करूंगा, मैं बियर करूंगा। ठीक है, वारंटी मतलब बोले तो अगर ये कंप्यूटर मॉनिटर में कोई दिक्कत आ जाती है, मतलब सीधी सी बात है, मैं रीसेल कर रहा हूँ, रीसेल का मतलब ये है कि भाई मैं सामने वाले कस्टमर को बेच रहा हूँ। अच्छा, इसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसका बियर किसको करना पड़ेगा, खर्चा इंडिया लिमिटेड को बियर करना पड़ेगा। आगे देखो, बाकी जो सीएमआई लिमिटेड का खर्चा है ना, सीएमआई लिमिटेड के केस में जो वारंटी का खर्चा है ना वो कौन बियर कर रहा है, यूएस लिमिटेड बियर कर रही है। इधर तक पूरी कहानी समझ आ गई आपको? अच्छा आगे देखना, बोथ यूएस लिमिटेड एंड इंडिया लिमिटेड ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी एट अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ 1,000 पर एनम। इसका मतलब ये है कि जो भी अपनी वारंटी की कॉस्ट है, जो भी मेरी वारंटी की कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 1,000 रुपए पर एनम आ रही है। अच्छा ये बोल रहा है कि भाई आप जो है आमलाइन प्राइस निकालो। देखो मुझे एक चीज बताओ, अपने को आमलाइन प्राइस निकालनी है। अच्छा, मैं इंडिया में बैठा हूँ, इंडिया में मुझे आमलाइन प्राइस निकालनी, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि अगर मैं किसी और से खरीदता या फिर सामने वाला बंदा किसी और को बेचता तो उसकी आमलाइन प्राइस क्या होती, 10,000 होती। ठीक है, तो मैं क्या पकड़ूंगा, सबसे पहले तो देखूंगा कि भाई सामने वाले को अगर कोई बेचता तो वो कितने बेचता, 10,000 बेचता। मैंने अपनी परचेज 11,000 पे दिखा रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। सामने वाले को अगर वो बेचता तो कितने बेचता, 10,000 बेचता, तो 10,000 मेरी आमदनी प्राइस हो जाती है। अच्छा एक और चीज समझना, वारंटी का खर्चा जो यूएस लिमिटेड इंडिया लिमिटेड को बेच रही है उसके केस में वारंटी का खर्चा कौन बेयर कर रही है, इंडिया लिमिटेड। यूएस जो है किसको बेच रही है, दूसरी कंपनी कौन सी है, सीएमआई लिमिटेड को बेच रही है। ठीक है, उसके केस में वारंटी का खर्चा कौन बेयर कर रही है, सीएमआई लिमिटेड बेयर कर रही है। सॉरी, उसके केस में वारंटी का खर्चा यूएस लिमिटेड बेयर कर रही है। यदि कहानी सुनाई, तो इंडिया लिमिटेड केस में वारंटी का खर्चा कौन बेयर कर रही है, बेसिकली इंडिया लिमिटेड खुद। लेकिन सीएमआई के केस में जो वारंटी का खर्चा वो बेयर कर रही है यूएस लिमिटेड। तो लॉजिकली सोचो, आप यूएस लिमिटेड हो, आपने अगर किसी को माल बेचा है और आपको पता है कि भाई वारंटी का खर्चा किसको बेयर करना है, मुझे ही बेयर करना है, तो आप जो परचेज प्राइस है वो ज्यादा में बेचोगे या फिर कम करके बेचोगे। ऑब्वियसली मैं परचेज प्राइस को ज्यादा करके बेचूंगा, ताकि अगर वारंटी मेरे पे आती है तो मैं कंपेंसेशन ले पाऊं। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि जो 10,000 रुपए जो यूएस लिमिटेड ने 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं सीएमआई लिमिटेड से, तो जो यूएस लिमिटेड ने 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं सीएमआई लिमिटेड से, इसमें क्या है, वारंटी का खर्चा इंक्लूडेड है। वारंटी का खर्चा क्या है, इंक्लूडेड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कंपेरेबल बनाना है दोनों ट्रांजेक्शन को। मैंने आपको बताया था ना कि अपन क्या करते हैं, फंक्शनल डिफरेंसेस को एडजस्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, इंडिया लिमिटेड केस में वारंटी का खर्चा कौन बेयर कर रही है, बेसिकली कौन बेयर कर रही है, इंडिया लिमिटेड खुद बेयर कर रही है। और सीएमआई लिमिटेड के केस में वारंटी का खर्चा बेयर कर रही है यूएस लिमिटेड। तो जब वो बेचेगी, क्या करेगी, जब यूएस लिमिटेड ने 10,000 रुपए चार्ज करे होंगे तो सीधी सी बात है, एक चीज को ध्यान रखते हुए चार्ज करेंगे कि भाई फ्यूचर में मुझे वारंटी का खर्चा बियर करना पड़ सकता है, तो मैं जो ये 10,000 चार्ज कर रहा हूँ इसी में थोड़ा सा कंपेंसेशन ले लेता हूँ। तो जब 10,000 रुपए है उसमें क्या है, वारंटी का खर्चा इंक्लूडेड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेरेबल बनाने के लिए दोनों ट्रांजेक्शन को 10,000 में से वारंटी का खर्चा हटाना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात बताओ, एक बात सुनो, वारंटी का खर्चा कितना है, 1,000 रुपीज पर एनम, और वारंटी कितने महीने की दे रखी है अपन ने, 3 महीने की दे रखी है। तो देखो 1,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, मतलब बेसिकली 3 महीने का खर्चा कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो 10,000 में से मैंने जैसे ही 250 लेस करा तो मेरा आमलाइन प्राइस कितना निकल के आ गया, 9750। 9750 मेरा आमलाइन प्राइस निकल के आ गया। अच्छा, मैंने अपनी किताब में परचेज कितनी दिखा रखी है, 11,000 की दिखा रखी है। तो बेसिकली डिफरेंस कितना हो गया, 1,250 का डिफरेंस हो गया, ये मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो 1,250 इंटू 50,000 टैबलेट, तो मेरी जो है इनकम में कितना ऐड हो जाएगा, 6,25,00,000। इजी है ना, आपको समझ में आ गई पूरी कहानी? तो आपको जो है दो ट्रांजेक्शन कंपेरेबल बनाने के लिए मैंने आपको कहा था फंक्शनल डिफरेंसेस को अपन एडजस्ट करते हैं। तो वापस एक बार समराइज कर देता हूँ, एक यूएस में बैठी कंपनी है, इंडिया में एक इंडिया लिमिटेड है, उसको जो है कंप्यूटर बेच रही है। दूसरी सीएमआई लिमिटेड है, उसको भी कंप्यूटर बेच रही है। अच्छा, इस केस में इंडिया लिमिटेड के केस में जो वारंटी का खर्चा है वो कौन बेयर कर रही है, इंडिया लिमिटेड खुद बेयर कर रही है।
सीएमआई लिमिटेड केस में वारंटी का खर्चा कौन बेयर कर रही है? यूएस लिमिटेड बेयर कर रही है। तो सीधी सी बात है, जब उसने सीएमआई लिमिटेड को 10,000 रुपए चार्ज करे होंगे तो वारंटी का खर्चा उसमें इंक्लूड कर रखा होगा। ठीक है, लॉजिकली अगर आप देखोगे, आप एक बिजनेसमैन हो तो आप सारे खर्चे को इंक्लूड करके पैसा चार्ज करते हो। और ये 10,000 है, ये 11,000 है, अब मुझे क्या निकालना है? आर्म लेंथ प्राइस निकालनी है। तो सीधी सी बात है, ये जो 10,000 रुपए है इसके अंदर वारंटी का खर्चा इंक्लूडेड है, मुझे उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा ताकि ये दोनों ट्रांजेक्शन कंपेरेबल हो सके। इधर भी वारंटी का खर्चा तो है ही नहीं, ऑफ कोर्स इधर भी वारंटी का खर्चा अगर नहीं होता तो कितना कॉस्ट में चार्ज करता, तो इधर आ गया 9250, मैंने इधर चार्ज कितना कर दिया? 11,000। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? बेसिकली मेरा प्राइमरी एडजस्टमेंट है। आपको कहानी समझ में आ गई? बहुत इजी था, ये थ्योरी पढ़ लेना, ये थ्योरी पढ़ लेना आप, वेरी इजी। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 2 पे। देखो क्या दे रखा है, एक अर्थ इंडिया, एक अर्थ प्राइवेट लिमिटेड है, इसने माल परचेज कर रखा है किस किस से? एक तो सन पीटी लिमिटेड सिंगापुर से और एक ओशियना लिमिटेड यूके से। तो एक अर्थ प्राइवेट लिमिटेड है कलकत्ता में, इसने जो है सिंगापुर से माल परचेज करा है और ओशियना लिमिटेड से माल परचेज करा है। इधर तक कहानी समझ में आ गई? आगे देखना। फॉर द FY 23-24 द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन was 15% ऑफ द सेल ऑफ गुड्स ऑफ सन पीटी लिमिटेड। तो सन पीटी लिमिटेड से मैंने माल परचेज करा, उसको जब मैं बेचता हूं तो मैं कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट कमाता हूं? इन लोगों ने कहा 15% कमाते हो। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, ओशियन लिमिटेड का माल बेचता हूं, तो ओशियन लिमिटेड से भी मैं परचेज कर रहा हूं, उसका जब मैं माल बेचता हूं फर्दर, तो मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूं? उसमें 20% का जीपी कमाता हूं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सेल वारंटी ऑफ 6 मंथ वाज प्रोवाइडेड बाय सन पीटी लिमिटेड। तो जो मैंने सन पीटी लिमिटेड से माल परचेज करा था उसने मुझे 6 महीने की वारंटी प्रोवाइड करी, लेकिन ओशियन लिमिटेड गिव आफ्टर सेल वारंटी ऑफ 1 ईयर। तो जो ओशियन लिमिटेड है उसने मुझे 1 साल की वारंटी दी है। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ वारंटी में बी टेकन एज 2% ऑफ द सेल प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ वारंटी मुझे बता रखा है कि भाई जो भी आपका सेल प्राइस है उसका 2% क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ वारंटी रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपन। द सन पीटी लिमिटेड का ब्रांड वैल्यू इज इंटरनेशनली नोन एंड द बेनिफिट ऑफ ब्रांड वैल्यू कैन बी टेकन एज 1% ऑफ द सेल प्राइस। तो जो सन पीटी लिमिटेड से मैंने माल परचेज करा है, जो मेरी क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज है, उसकी कुछ ब्रांड वैल्यू दे रखी है। फिर आगे देखना, डूइंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इट सोल्ड गुड्स ऑफ सन पीटी लिमिटेड। तो जो मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है उससे मैंने माल परचेज करा था 20, उससे मैंने जो माल परचेज करा था उसको मैंने 20 करोड़ पे बेच दिया। तो इट सोल्ड गुड्स ऑफ सन पीटी लिमिटेड फॉर 20 करोड़ एंड ओशियना लिमिटेड फॉर 15 करोड़। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मैं किससे माल खरीद रहा हूँ, एक तो सन पीटी लिमिटेड से माल खरीद रहा हूँ और एक ओशियना लिमिटेड से माल खरीद के क्या कर रहा हूँ? रीसेल कर रहा हूँ। तो सन पीटी लिमिटेड से मैंने माल परचेज करा था, उसको मैंने 20 करोड़ पे बेचा। ओशियना लिमिटेड से माल परचेज करा था, उसको मैंने 15 करोड़ में बेचा। फिर आगे जाके मुझे ये बोल रहा है कि आप ईएलपी निकालो रीसेल प्राइस मेथड से। मैंने आपको रीसेल प्राइस मेथड समझाया था। रीसेल प्राइस मेथड में क्या होता है कि अपन ये देखते हैं कि अपना जो माल मैं किसी अनकंट्रोल्ड पार्टी से खरीद के लेके आ रहा हूँ और उसको फर्दर बेच रहा हूँ, तो उसमें मेरा जीपी मार्जिन कितना निकल के आ रहा है? उसमें मेरा जीपी मार्जिन कितना निकल के आ रहा है? उसको मैं क्या करूंगा, अपनी जो रिलेटेड पार्टी की मैं ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी से मैंने ट्रांजेक्शन करा था उसकी रीसेल प्राइस में से क्या करूंगा? जीपी मार्जिन को लेस करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं जो ओशियना लिमिटेड से माल परचेज करके लेके आ रहा था उसको मैं बेच रहा था, उसको मैंने बेचा 15 करोड़ में, उसमें मैंने जीपी कितना कमाया? उसमें मैंने जीपी कमाया, देखो ये रहा, ये रहा, उसमें मैंने जो है बेसिकली जीपी कमाया 20%। तो बेसिकली मुझे करना क्या है कि भाई जो मेरी अनरिलेटेड पार्टी है उसमें मैं जितना जीपी कमा रहा हूं उसको मैं पकड़ लूंगा और उस जीपी को किस पे अप्लाई करूंगा? उस जीपी को एसोसिएट एंटरप्राइज की ट्रांजेक्शन पे अप्लाई करूंगा ताकि मुझे निकल के आ जाए कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, आपने जो है माल कितने में बेचा है? आपने जो है माल बेचा है 20 करोड़ में। आपने जो है माल बेचा है किसका? 20 करोड़ में, एसोसिएट एंटरप्राइज का। इसमें से मैं नॉर्मल जीपी मार्जिन को लेस कर दूंगा, नॉर्मल जीपी मार्जिन को लेस कर दूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा एएलपी। कि भाई अगर मैंने ट्रांजेक्शन एएलपी पे करा होता तो मैंने क्या करा होता? अगर मैंने ट्रांजेक्शन एएलपी पे करा होता, मैंने आपको बताया कि भाई इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये 20 करोड़ हो गया। 20 करोड़ में मैंने माल किसका बेचा है? सन पीटी लिमिटेड का बेचा है जो मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है। उसमें से मैं नॉर्मल जीपी मार्जिन को लेस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? एएलपी निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये नॉर्मल जीपी मार्जिन कौन सा वाला है? जो मेरी अनरिलेटेड पार्टी का है। अच्छा, अगर मैं ट्रांजेक्शन एएलपी पे करता, मतलब सब कुछ सही करता, मैं झोल बोल नहीं करता, तो मैं माल परचेज करके लेके आता फॉर एग्जांपल एक्स पे, उसमें नॉर्मल जीपी मार्जिन लगाता और 20 करोड़ बेच देता। लेकिन करंटली मैं कर क्या रहा हूँ? करंटली अगर आप देखोगे तो मेरा जो जीपी मार्जिन है, करंटली अगर आप देखोगे मेरा जीपी मार्जिन कितना निकल के आ रहा है? मेरा जीपी मार्जिन निकल के आ रहा है 15%, जबकि मैं दूसरी पार्टी के साथ 20% कर रहा हूँ। इसका मतलब झोल तो कर दिया मैंने। अच्छा, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस झोल को सेटल करना पड़ेगा। तो सरकार कहती है कि आप क्या पकड़ो, आप तो ये देखो कि भाई नॉर्मल जीपी मार्जिन कितना है? 20% है, तो मैंने नॉर्मल जीपी मार्जिन उठाया 20%। हाँ देखो ये रहा, मेरा नॉर्मल जीपी मार्जिन कितना है? 20% है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बेसिकली इस नॉर्मल जीपी मार्जिन को अपनी रीसेल प्राइस में से लेस करना पड़ेगा। तो देखो मैंने जो सन पीटी लिमिटेड से माल परचेज करा था उसको बेचा कितने पे है? 20 करोड़ पे बेचा है। 20 करोड़ पे बेचा है। अच्छा, मेरा नॉर्मल जीपी मार्जिन मुझे पता है 20% है, तो मेरी प्राइस कितनी निकल के आनी चाहिए थी? 16 करोड़। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है माल 16 करोड़ में परचेज कर रखा होता तो कोई दिक्कत थी नहीं। अच्छा, अपने को क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि भाई अपन ने एक्चुअल माल परचेज कितने पे करा है। सरकार ने बस सॉरी क्वेश्चन में बस इतना कह रखा है भाई आप एएलपी निकाल दो कि भाई आपने ट्रांजेक्शन कितने पे भी कर रखा हो, एएलपी क्या होनी चाहिए इसकी। तो देखो आपने जो है 20 करोड़ का माल बेचा, ठीक है, उसमें से मैंने नॉर्मल जीपी मार्जिन को लेस कर दिया तो मेरी क्या निकल के आ गई? एएलपी। कि भाई आपकी 16 करोड़ की एएलपी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपने परचेज कर रखा होगा 20 करोड़ का, नहीं आप 18 करोड़ अज्यूम करो,
आपने परचेज दिखा रखी है कि 18 करोड़ की, तो सरकार कहती है भाई 18 करोड़ की परचेज नहीं चलेगी, आपको परचेज दिखानी पड़ेगी 16 करोड़ की, तो जो 2 करोड़ का डिफरेंस आ गया वो क्या होगा, आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? तो अपन बेसिकली एएलपी कैसे निकालते हैं रीसेल प्राइस में से, कि भाई जो भी आपने माल बेचा है उसमें से आपने नॉर्मल जीपी मार्जिन लेस कर दिया। नॉर्मल जीपी मार्जिन कौन सा अपन लेस करते हैं, जो मेरा अनरिलेटेड पार्टी का है। तो देखो अनरिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन मुझे बता रखा था 20% था। इधर तक पूरी कहानी समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे कुछ और फंक्शनल डिफरेंसेस मुझे दे रखे हैं। देखो फंक्शनल डिफरेंसेस क्या कहते हैं कि भाई सन पीटी लिमिटेड जो है, जो सन पीटी लिमिटेड है वो मुझे 6 महीने की वारंटी देती है, ठीक है। सन पीटी लिमिटेड 6 महीने की वारंटी देती है, और ओशना लिमिटेड जो है मुझे कितने की वारंटी देती है, 1 साल की वारंटी देती है। तो आप ध्यान से देखो, आफ्टर सेल वारंटी और 6 मंथ प्रोवाइडेड बाय सन पीटी लिमिटेड, जो आफ्टर सेल वारंटी है जो सन पीटी लिमिटेड प्रोवाइड करती है वो कितने की है, 6 महीने की है। बाकी ओशन लिमिटेड मुझे जो है कितने 1 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है। तो लॉजिकली देखो, ये जो अपने 16 करोड़ निकाला है, ये 16 करोड़ निकाला है, ये किसकी पर्सपेक्टिव से निकाला है कि भाई अगर मैं अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करता तो कितने परचेज करके लेके आता। तो आप ये अज्यूम करो ये ओशियन लिमिटेड है, ये ओशियन लिमिटेड का अपन ने क्या निकाला है, 16 करोड़ निकाला है कि भाई अगर मैं ओशियन लिमिटेड का माल, ओशियन लिमिटेड का माल क्या करता, अगर 20 करोड़ में बेचता तो मेरी परचेज प्राइस कितनी होती, 16 करोड़ होती। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि भाई ओशियन लिमिटेड से अगर मैं माल परचेज करके लेके आता हूं तो कितना कॉस्ट बैठता मेरा, 16 करोड़ का कॉस्ट बैठता। अच्छा, ये जो 16 करोड़ का कॉस्ट बैठता है इसमें ओशियन लिमिटेड ने क्या करा होगा, मुझसे 1 साल की वारंटी का कॉस्ट चार्ज करा होगा, ठीक है ना। तो अगर सामने वाला बंदा मुझे माल बेच रहा है और उसको पता है कि भाई मुझे 1 साल की वारंटी देनी है, तो जब वो परचेज प्राइस में इंक्लूड करके ही भेजेगा ना, सीधी सी बात, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये चीज समझाई थी। तो ओशना लिमिटेड ने बेसिकली 1 साल की वारंटी का कॉस्ट इंक्लूड कर दिया, जबकि जो सन पीटी लिमिटेड है वो 6 महीने की वारंटी देती है। इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 16 करोड़ में से 6 महीने की वारंटी कॉस्ट को हटाना पड़ेगा, ताकि दोनों ट्रांजेक्शन क्या हो, कंपेरेबल हो। तो फंक्शनल डिफरेंसेस का अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज देखो, कॉस्ट ऑफ वारंटी कितनी दे रखी है, 2% दे रखी है, 2% ऑफ द सेल प्राइस। तो मुझे क्या करना है, 6 महीने की हटानी है। तो आप क्या करोगे, ये जो मेरी सेल प्राइस है कितनी है, 20 करोड़ है, 20 करोड़ का 2% निकालो और इंटू कर दो 6 डिवाइड बाय 12। 20 करोड़ का 2% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 20 लाख। सो बेसिकली मैंने क्या करा, वारंटी कॉस्ट को हटाया। तो ये 16 करोड़ है, ये 16 करोड़ के अंदर 1 साल की वारंटी का कॉस्ट इंक्लूडेड है, राइट। ये 16 करोड़ के अंदर 1 साल की वारंटी का कॉस्ट इंक्लूड है। मैं क्या करूंगा, उसमें से 6 महीने की वारंटी कॉस्ट हटा दूंगा। और क्यों हटाऊंगा, मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि भाई जब ओशियन लिमिटेड मुझे माल बेचेगा तो वो 1 साल की वारंटी कॉस्ट को इंक्लूड करके बेचेगा, जबकि मुझे सन पीटी लिमिटेड से 6 महीने की वारंटी चाहिए। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई, आगे देखना। सन पीटी लिमिटेड का ब्रांड वैल्यू इज इंटरनेशनली नोन एंड द बेनिफिट ऑफ द ब्रांड वैल्यू कैन बी टेकन एज 1% ऑफ द सेल प्राइस। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जब कोई सामने वाला पर्सन जब कोई सामने वाला पर्सन मुझे क्या कर रहा है, माल बेच रहा है, ठीक है। जब कोई सामने वाला पर्सन मुझे क्या कर रहा है, बेसिकली माल बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, वो 1% ऑफ ब्रांड वैल्यू भी चार्ज करेगा। सीधी सी बात ये है ना कि सामने वाले की ब्रांड वैल्यू है, जो मेरी सन पीटी लिमिटेड है, जो मेरी सन पीटी लिमिटेड है वो क्या है, उसकी कोई ब्रांड वैल्यू इंक्लूडेड है। ब्रांड वैल्यू बोले तो कि भाई जब वो माल मुझे बेच रहा है तो उसको पता है कि भाई मेरी ब्रांड की वजह से इसका माल ज्यादा बिकेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि अगर ऐसा है तो वो क्या करेगा, प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा या कम चार्ज करेगा, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा चार्ज करेगा। इधर तक कहानी समझ में आई आपको? अच्छा, एक और चीज देखना, एक और एडजस्टमेंट किसका दे रखा है, कॉस्ट ऑफ वारंटी का। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ वारंटी का एडजस्टमेंट ये वाला था, सॉरी, ये वाला कॉस्ट ऑफ वारंटी का एडजस्टमेंट हो गया आपका। तो ये 20 करोड़ का 2% टू 6/12 करोगे तो ये 20 लाख आ जाएगा। और 20 लाख मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना, इसमें से अपने को लेस करना है, इसके अंदर 1 साल का इंक्लूड है तो अपन लेस करेंगे, ठीक है। ब्रांड वैल्यू का मैंने आपको बताया, सीधी सी बात है कि भाई जब सामने वाला पर्सन मुझसे पैसा चार्ज करेगा तो अपनी ब्रांड वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा, ब्रांड वैल्यू की कॉस्ट को इंक्लूड करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरी ब्रांड की वजह से इसका ज्यादा माल बिकेगा। अच्छा, तो ब्रांड वैल्यू कितनी दे रखी है, 1% ऑफ द सेल प्राइस। तो देखो मेरी सेल प्राइस कितनी है, 20 करोड़ है, 20 करोड़ का 1% कितना होता है, 20 लाख। तो 20 लाख मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। लॉजिकली आपको समझ में आया? लॉजिकली मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो 16 16 क्या था, 16 करोड़ था। 16 करोड़ कब था, जब मैं ओशना लिमिटेड से माल परचेज करके लेके आके बेचता। अच्छा, क्योंकि ओशना लिमिटेड मुझे 1 साल की वारंटी देती है और सन पीटी लिमिटेड मुझे 6 महीने की वारंटी देती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रांजेक्शन को कंपेयर करने के लिए, मतलब मुझे ओशना लिमिटेड को सन पीटी लिमिटेड के बराबर लेके आना पड़ेगा। तो मैंने 6 महीने की वारंटी कॉस्ट को हटाया। दूसरा मैंने ये देखा कि भाई जो सन पीटी लिमिटेड है वो उसकी ब्रांड वैल्यू है, पूरी ब्रांड वैल्यू इंटरनेशनली नोन है। इसका मतलब ये है कि भाई उसकी वजह से मेरा माल ज्यादा बिकेगा। तो जब वो परचेज प्राइस कोट करेगा, मतलब जो सेल प्राइस कोट करेगा वो मेरे लिए क्या होगी, परचेज प्राइस होगी, तो उसमें अपना ब्रांड वैल्यू को इंक्लूड करेगा। तो मैंने क्या करा, ओशियन लिमिटेड में तो ब्रांड वैल्यू इंक्लूडेड नहीं थी ना, तो मैंने 20 लाख की ब्रांड वैल्यू को इंक्लूड कर दिया। तो मेरी आमदनी प्राइस कितनी निकल के आ गई, 16 करोड़ की निकल के आ गई। अब मैं 16 करोड़ को कंपेयर करूंगा कि भाई एक्चुअल में मैंने सन पीटी लिमिटेड से कितने में परचेज कर रखा था, उन दोनों का डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी एडजस्टमेंट हो जाएगा। इजी है। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भाई एबीसी लिमिटेड कनाडा होल्ड 35% शेयर्स इन एलएमएम लिमिटेड इंडिया। तो एक एबीसी लिमिटेड है और एलएम लिमिटेड कहां पर है, इंडिया में। दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई क्योंकि 35% शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, विच इज मोर देन 26%। अपना क्या होता है, एटलीस्ट 26% होता है। आगे देखो, जो इंडिया वाली कंपनी है उसने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा,
या फिर वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है एंड डज बोथ ऑन साइट एंड ऑफ साइट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द कस्टमर। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट लिमिटेड ने क्या करा है, करंट ईयर में एबीसी लिमिटेड को कोई सॉफ्टवेयर बना के दिया होगा। अच्छा, उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ी, एलिमेंट लिमिटेड की कॉस्ट बढ़ी 2,25,000 की। अच्छा, और एलिमेंट लिमिटेड ने बिलिंग कितने की कर रखी है, 120 महीना इंटू 1800। तो जब इसने क्या करा होगा, एलिमेंट लिमिटेड ने अपनी बुक्स में सेल दिखाई होगी, तो सेल कितने पे दिखाई, 120 इंटू 1800। तो सेल दिखाई इसने 120 इंटू 1800 कितना होता है देख लेते हैं अपन। तो ये देखो उसने अपनी बुक्स में बिलिंग दिखा रखी है कितने की, 2,16,000 की। ठीक है, तो मैंने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को कोई माल बेचा है, उसकी मैंने बुक्स में कॉस्ट दिखा रखी है 2,16,000। अब अपन क्या निकालेंगे, आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे। चलो आर्म लेंथ प्राइस निकालते हैं। अच्छा देखो, ये जो एलिमेंट लिमिटेड है इसने किसी एक्सवाइजेड लिमिटेड, कोई अनरिलेटेड पार्टी है, एलिमेंट लिमिटेड ने किसी अनरिलेटेड पार्टी को वही काम करके दिया होगा, और उसने जब बिलिंग करी तो कितने पे करी, 2800 पर महीना पे करी, और कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करा, 50% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट को अर्न करा। इधर तक पूरी कहानी समझ में आई। तो एलिमेंट लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एबीसी लिमिटेड अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को बिलिंग करी है कितने पे, कितने पे बिलिंग करी है, देखो ये रहा 160 सॉरी 120 इंटू 1800, 120 आवर्स इंटू 1800 पर आवर। अच्छा, एक अनरिलेटेड पार्टी है एक्सवाइजेड लिमिटेड, उसकी उसको कितने पे बिलिंग कर रखी है, तो उसको अगर आप देखोगे 2800 पर महीना की बिलिंग कर रखी है। और देखो जो भी इसका कॉस्ट आ रहा था ना, जो भी इसका कॉस्ट आ रहा था प्लस मैंने 50% करके बिलिंग कर दी उसकी। ठीक है, देखो ये रखा अर्न द जीपी ऑफ 50% ऑन इट्स कॉस्ट। इधर तक कहानी समझ में आ गई। आगे देखोगे तो आपको एएलपी निकालनी है कॉस्ट प्लस मेथड्स के बेसिस पे। तो एक बात बताओ, कॉस्ट प्लस मेथड के बेसिस पे अपन एएलपी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि भाई जो भी मेरी टोटल कॉस्ट लगी है, किसमें लगी है, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को सर्विसेज देने में तो भी टोटल कॉस्ट लगी है, उसमें मैं क्या करूंगा, जीपी मार्जिन को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो कॉस्ट मुझे कितनी लगी है आपको बता रखी है, देखो कॉस्ट ये रही, कॉस्ट लगी है 2,25,000। तो मैं क्या करूंगा, 2,25,000 उठाऊंगा, देखो मैंने 2,25,000 उठाया, और उसमें क्या करूंगा, जीपी मार्जिन को ऐड कर दूंगा, जीपी मार्जिन को ऐड कर दूंगा तो मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल बिलिंग से, और डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब अपन को क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। चलो तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। देखो जो मेरा अनरिलेटेड पार्टी का है, अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है, उसका जीपी कितना आ रहा है, 50% आ रहा है, तो मैं इस 50% को पकड़ूंगा और इसमें क्या करूंगा, फंक्शनल डिफरेंसेस अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं तो उसका एडजस्टमेंट कर दूंगा। तो देखो मैंने 50% को पकड़ा, क्या मेरा 50% हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अनरिलेटेड पार्टी। ठीक है, अब देखो एलिमेंट लिमिटेड जो है मतलब अपनी कंपनी, एलिमेंट लिमिटेड को मैं अपनी कंपनी बोलूंगा, और एसोसिएट एबीसी लिमिटेड को मैं एसोसिएट एंटरप्राइज बोल दूंगा। ठीक है ना, सो अपनी कंपनी ने एसोसिएट एंटरप्राइज से क्या करा है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट डिराइव करा है। अपनी कंपनी ने बेसिकली क्या करा है, एबीसी लिमिटेड से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट डिराइव करा है, एंड देयर इज नो सच सपोर्ट फ्रॉम द एक्सवाइजेड लिमिटेड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि भाई मेरी जो अपनी कंपनी है एसोसिएट एंटरप्राइज है, वो मुझे क्या दे रही है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे रही है। अच्छा, अब मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जब मैं सामने वाले को सेल करूंगा तो मैं ज्यादा चार्ज करूंगा कम चार्ज करूंगा, मैं कम चार्ज करूंगा क्योंकि वो मुझ पर एहसान कर रहा है। किस बात का एहसान कर रहा है, कि भाई टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है मुझे। लॉजिकली समझ में आ रही है ना आपको बात। तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो एलिमेंट लिमिटेड है, क्या है एलिमेंट लिमिटेड, वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट डिराइव कर रही है किससे, एसोसिएट एंटरप्राइज से। अच्छा, ऐसा कोई सपोर्ट डिराइव नहीं कर रही कौन, एलिमेंट लिमिटेड एक्सवाइजेड लिमिटेड से, सीधी सी बात है। अच्छा फिर आगे देखना, वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड मे बी पुट एट 18% ऑफ द नॉर्मल जीपी मार्जिन। अच्छा, इधर तो पूरी कहानी समझ में आ गई। तो अपनी जो कंपनी है वो एसोसिएट एंटरप्राइज से टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले रही है, तो सामने वाली कंपनी मुझे मदद कर रही है, तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, उसको कम चार्ज करूंगा या ज्यादा चार्ज करूंगा, ऑब्वियसली कम चार्ज करूंगा। तो जो जीपी प्रॉफिट, जीपी मार्जिन निकल के आया ना 50%, जीपी मार्जिन जो 50% निकल के आया, इसमें से मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा क्या, टेक्नोलॉजी सपोर्ट की वैल्यू। और टेक्नोलॉजी सपोर्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18% ऑफ नॉर्मल जीपी मार्जिन। तो देखो नॉर्मल जीपी कितना दे रखा है मेरा, नॉर्मल जीपी है 50%, उसका मैंने 18% निकाला तो कितना आ गया 9%। तो मैं क्या करूंगा, 50 में से 9 को लेस करूंगा। कहानी समझ में आई लॉजिकली। देखना दूसरा पॉइंट, एबीसी लिमिटेड जो है मुझे क्या देती है, बिजनेस देती है ग्रेट वॉल्यूम से, मतलब जो अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज है वो अपनी कंपनीज को बहुत ज्यादा वॉल्यूम देती है, बहुत ज्यादा बिजनेस देती है। अच्छा तो बेसिकली एलएमएल लिमिटेड क्या करती है, एबीसी लिमिटेड को क्वांटिटी डिस्काउंट देती है। तो मुझे पता है कि जो मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है, कौन है मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज, एबीसी लिमिटेड। जो एबीसी लिमिटेड मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है, वो मुझे क्या देती है, लार्ज वॉल्यूम में बिजनेस देती है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसको डिस्काउंट देना पड़ता है। अच्छा, ये जो 50% वाला कॉस्ट था, ये जो 50% ऑन कॉस्ट में जीपी आ रहा था, इसमें मैंने क्या डिस्काउंट को इंक्लूड कर रखा है, नहीं कर रखा, क्योंकि ये तो अनरिलेटेड पार्टी का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और डिस्काउंट को लेस करना पड़ेगा। तो देखो, अ क्वांटिटी डिस्काउंट मे बी वैल्यूड एट 10% ऑफ द नॉर्मल जीपी मार्जिन। तो मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट को लेस कर दूंगा। तो नॉर्मल जीबी मार्जिन 50% था, उसका मैंने 10% निकाला तो 5% मैंने लेस करा। तो 50% मेरा तो नॉर्मल था, उसमें से पहले तो मैंने क्या करा, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट की वैल्यू को लेस करा, फिर मैंने डिस्काउंट को लेस करा। ये तो पूरी कहानी समझ में आई आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो, इन द केस ऑफ रेंडिंग सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड, जब मैं एबीसी लिमिटेड को माल बेच रहा हूं, मतलब अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को माल बेच रहा हूं, मैं कोई भी खर्चा इनकर नहीं करा। देखो, एलएमएल लिमिटेड नीदर रन्स एनी रिस्क नॉर इनकर्स एनी मार्केटिंग कॉस्ट। सीधी सी बात है, जब मैं क्या कर रहा हूं, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को माल बेच रहा हूं तो मुझे मार्केटिंग का खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, अनरिलेटेड पार्टी को माल बेचता हूं तो मुझे एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का खर्चा करना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं खर्चा कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं अपनी उसको कॉस्ट में इंक्लूड करूंगा, अपने प्रॉफिट में इंक्लूड करूंगा। ठीक है।
अच्छा, इसका कॉस्ट कितना बता रखा है? 12% ऑफ द जीपी मार्जिन। अच्छा, लॉजिकली मुझे ये बताओ कि जो 50% की वैल्यू है, इस 50% की वैल्यू में ये इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड है? ऑब्वियसली इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि ये जो 50% है किसका है? अनरिलेटेड पार्टी का है। और अनरिलेटेड पार्टी के लिए मैं क्या करता हूँ? मार्केटिंग का खर्चा करता हूँ। अच्छा, मार्केटिंग का खर्चा कर रहा हूँ तो मैं कॉस्ट तो बियर करूंगा ना, कॉस्ट तो अपना पूरा बियर करूंगा। तो ये जो दे रखा है ना 12% नॉर्मल जीपी मार्जिन, इसको बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का खर्चा लेस करा, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का खर्चा लेस करा, कितना परसेंट दे रखा है मुझे? देखो 12% नॉर्मल जीपी मार्जिन। मैंने क्या करा, 50% का 12% निकाला। 50% मेरा क्या है बेसिकली? 50% मेरा ये है जीबी, 50% का मैंने 12% निकाला, तो 6% मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। इधर पूरी कहानी समझाई ना, लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको एडजस्ट में रट के जाने की जरूरत नहीं है। अगर रट के जाओगे एग्जाम में सच में पहले जाओगे। एकदम लॉजिकली समझो, बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से समझो। फिर देखना, एलिमेंट लिमिटेड जो है ऑफर करती है 1 मंथ क्रेडिट टू एबीसी लिमिटेड। तो जो मेरी अपनी एंटरप्राइज है उसको मैं 1 महीने का क्रेडिट देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सच क्रेडिट में बी वैल्यूड एट 2% ऑफ द जीपी और नो सच क्रेडिट वाज गिवन टू एक्सवाइजेड लिमिटेड। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जब मैं किसी बंदे को उधार दे रहा हूँ, जब मैं किसी बंदे को उधार दे रहा हूँ तो मेरा क्या लगेगा? मेरा एक कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। तो जब भी मैं उसको माल बेचूंगा तो अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट में उस चीज को इंक्लूड करके बेचूंगा। सीधी सी बात है कि अगर मैं आपको उधार दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि भाई मेरा पैसा 1 महीने के लिए ब्लॉक होगा। तो मेरे दिमाग में ये तो चीज चल रही होगी ना कि भाई देख मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा जीपी मार्जिन होगा ना उसके अंदर मैं इस कॉस्ट को इंक्लूड करके इसको कोट कर देता हूँ पैसा, ताकि अगर ये मुझे 1 महीने बाद ही पैसा दे तो मेरे लॉस में ना रहूं। अच्छा, मेरी जो एसोसिएट, जो मेरी अदर देन एसोसिएट एंटरप्राइज है और वो कौन है? एक्सवाइजेड लिमिटेड है, उसको मैं कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, उसको मैं कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। तो मुझे सीधी सी बात बताओ कि जब मैं किसी बंदे को क्रेडिट दे रहा हूँ और उसकी कॉस्ट आ रही है 2% ऑफ जीपी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा जो 50% है इसके अंदर ये क्या इंक्लूड होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं सामने वाले को तो कोई क्रेडिट देता ही नहीं हूँ, एक्सवाइजेड को कोई क्रेडिट नहीं देता। लेकिन मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज को मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस 2% ऑफ जीपी मार्जिन को ऐड करना पड़ेगा। तो 50 का 2% करो कितना आ रहा है? 50 का अगर आप 2% करोगे तो निकल के आएगा कितना? एक परसेंटेज। तो देखो 50 में से मैंने क्या करा, हाँ तो ठीक है, मेरी स्क्रीन पर को फ्रीज हो गई है, आप ध्यान रखना, सॉल्यूशन में दे रखा है। 50% करा, उसमें से मैंने सारे एडजस्टमेंट लेस करे, फिर मैंने क्या करा, 1% जो मैंने निकाला, और 1% क्या है बेसिकली मेरा? 1% बेसिकली मेरा है क्रेडिट का खर्चा, ठीक है? 1% मेरा क्या है? क्रेडिट का खर्चा। और वो 1% कैसे निकल के आया? 50 का मैंने 2% करा तो 1% निकल के आया। तो 50 में मैंने सारे एडलेस करे, 1% को ऐड करा, तो मेरा अगर आप क्वेश्चन में सॉल्यूशन में देखोगे तो आपका जीपी मार्जिन निकल के आएगा 31%। तो देखो मैंने आपको वही बताया कि भाई 50% मैंने ये पकड़ा, उसमें मैंने ये सारी एडजस्टमेंट लेस करे, फिर मैंने ये 1% ऐड करा, तो मेरा कितना निकल गया? क्या जीबी मार्जिन रिवाइज निकल के आया? 31%। इस 31% को बेसिकली मैं क्या करूंगा, जो मेरी कॉस्ट आ रही थी 2,25,000 में, मैंने 31% को ऐड करा, तो मेरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी? मेरी कोटेशन होना चाहिए था 2,94,750। मैंने एक्चुअली माल कितने पे बेचा है उसको? 2,16,000 में बेचा है, तो इसका मतलब है 78,750 से मैं अपनी क्या करूंगा? इनकम को ऐड कर दूंगा। इधर तक कहानी समझ आ गई आपको? इजी था ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। एक एंडस इनकॉर्पोरेशन है जिसका बिजनेस कहां पर है? मलेशिया में है, ठीक है? उसने कोई लोन दिया है, कितने का? 1,60,000 एमडी का लोन दिया है। किसको दिया है? टू एंडस लिमिटेड इंडिया। तो एक कंपनी है बाहर की, उसने इंडिया की कंपनी को 1,60,000 एमडी का क्या दिया है? लोन दिया है। इधर तक कहानी समझ आ गई? अच्छा, अगर आप आगे देखोगे तो आपको एक चीज बता रखी है कि भाई बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ एंडस लिमिटेड वाज 1,25,00,000, 1,25,000, 125 लाख, 125 लाख है। मतलब इंडिया में जो कंपनी है उसके टोटल एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? 125 है। तो अगर आपने एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो अपन ये पढ़ा था ना कि भाई दो एंटरप्राइज एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली जाएगी अगर एक एंटरप्राइज लोन देती है दूसरे एंटरप्राइज को, और लोन कितना है? एटलीस्ट 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द अदर एंटरप्राइज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सामने वाली कंपनी की बुक वैल्यू 125, इसने लोन कितना दिया? 1,60,000 एमडी का दिया है। इसको अपन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। देखो रेट दे रखी होगी ये रही 145, तो 1,60,000 इंटू 45 करो कितना आ रहा है? देखो 1,60,000 मैंने करा इंटू 45 करा, ठीक है? डिवाइड बाय करा 1,25 लाख इंटू 100 करा, तो मेरा परसेंटेज कितना निकल के आया? 57.6। इसका मतलब ये है कि जो लोन है वो एटलीस्ट 51% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द एंटरप्राइज है। इसका मतलब ये क्या हुई? दोनों क्या हुई? एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई, ठीक है? आगे देखना, इंडिया की जो कंपनी है उसने क्या करा बेसिकली, इंडिया की जो कंपनी है उसने सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करा है यूएस की कंपनी को, बाहर की कंपनी को। अच्छा, इंडिया की कंपनी ने 50,000 मैन आवर्स लगाए हैं और बिलिंग कितने पे करी है? देखो बिलिंग कर रखी है इसने 90.75 मैन आवर पे। कहानी समझ आ गई? तो बेसिकली मैंने सामने वाली कंपनी को कोई सर्विसेज दी होगी। अच्छा, इस सर्विसेज को देने में मुझे 50,000 मैन आवर्स लगे, मतलब 50,000 घंटे लगे, ठीक है? और मैंने बिलिंग कितने पे कर दिया? 90.75 पे बिलिंग कर दिया, ठीक है? इधर तक कहानी समझाई? तो 50,000 इंटू 90.75 करो कितना आ रहा है? देखो ये रहा। अगर आप देखोगे 50,000 इंटू 90.75 एमडी है, इसको मैंने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने बिलिंग कर रखी है 204187,500। इधर तक कहानी समझ आ गई? अब अपन एएलपी में क्या देखेंगे कि भाई मैंने बिलिंग कर दी है कितने पे? बिलिंग कर दी है 204187,500। एक्चुअल में बिलिंग होनी कितने की चाहिए थी? उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा?
प्राइमरी एडजस्टमेंट हो जाएगा, प्राइमरी एडजस्टमेंट, ठीक है। अपन निकालते कि भाई एक्चुअल में बिलिंग होनी कितने की चाहिए थी, आगे बढ़ना। एक और चीज देख रहे हो आप कि जो आपने ये 50 घंटे लगाए हैं, इसकी आपको कॉस्ट कितनी पड़ी, 75 MD पर आवर। ये तो आपकी कॉस्ट पड़ी और आपने बिलिंग कर दी इतना, जो अपने उधर चेक कर लिया। आगे देखो, एक गामा लिमिटेड है इंडिया में, गामा लिमिटेड है इंडिया में, उसने सिमिलर, उसका भी सिमिलर बिजनेस मॉडल है। वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट टू ऑलिव इनकॉर्पोरेशन इन मलेशिया। मतलब एक और दूसरी कंपनी है, वो भी सेम तरह का काम करती है। अब अपन क्या देखेंगे कि भाई ये कंपनी, जो दूसरी कंपनी है, ये अगर सेम तरह का काम करती है तो ये कितना प्राइस चार्ज करेगी, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस प्रॉफिट को अपन क्या करेंगे, इधर ऐड कर देंगे अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के ट्रांजेक्शन में। लॉजिकली समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, ये जो दूसरी कंपनी है गामा लिमिटेड, इसने क्या करा, 600 का कॉस्ट इनकर करा, 200 का कॉस्ट इनकर करा, और कितने का प्रॉफिट कमाया, 200 का। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखो, इसका मतलब ये है कि भाई इसने 600 रुपए का कॉस्ट इनकर करा, 200 रुपए इसका क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फिर इसने 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब ये है कि इसने कोटेशन कितना दिया, 1000 रुपए का कोटेशन दिया ना। तो अपन ये देखेंगे कि भाई इसका कॉस्ट है 800, 800 पे इसने 200 रुपए कमाए, 800 पे इसने क्या करे, 200 रुपए कमाए। तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ये 200 जो है कितना परसेंटेज है कॉस्ट का, ठीक है। तो देखो आगे, अपन ने सबसे पहले क्या निकाला, 90.75 तो अपना हो गया, कहां गया, ये रहा देखो, ये 600 हो गया, ये 200 हो गया, ये हो गया 800। 800 मेरा कॉस्ट है, 800 मैंने 200 रुपए कमाए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने 25% प्रॉफिट कमाया। किस पे कमाया, 25% प्रॉफिट कॉस्ट पे। मतलब ये दूसरी कंपनी है, वो जब सर्विसेज दे रही है तो जो भी उसका कॉस्ट इनकर हो रहा है उससे 25% प्रॉफिट कमा रही है। ये बात समझ में आ गई। अब अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे भाई अपन कितना कमा रहे हैं। तो देखो अपन कितना कमा रहे हैं, देखते हैं। आपका कॉस्ट कितना बैठ रहा है, देखो आपका कॉस्ट बैठ रहा था 75 इंटू 45, ये रहा ना। देखो क्वेश्चन बता रखा है कि भाई आपका कॉस्ट है कितना, आपका कॉस्ट बैठ रहा है 75 MD का। तो सीधी सी बात है, आपका कॉस्ट कितना लगा, देखो ये रहा 75 इंटू 45 करा तो मेरा कॉस्ट आ गया इतना। अच्छा एक और चीज बताओ, मैं बिलिंग कितने पे कर रहा हूँ, 90.75 इंटू 45। तो बेसिकली मैं बिलिंग कर रहा हूँ 4083.75, मेरा कॉस्ट आ रहा है इतना। तो मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 708.75। तो मैंने देखा 708.75 डिवाइड बाय कॉस्ट, तो मैं 21% प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो इधर तक पूरा आपको समझ में आया कि जब मैं अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो मैं प्रॉफिट कितना कोट कर रहा हूं, 21%। अगर यही ट्रांजेक्शन किसी दूसरी अनरिलेटेड पार्टी ने कहीं बाहर के एंटरप्राइज के साथ करा होता तो कितना प्रॉफिट कमाती, 25%। तो जोड़ कर रहा मैंने, तो मेरा जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है, जो भी मेरा कॉस्ट इनकर हो रहा है, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 25% कोटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मेरा कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है, देखो ये रहा, बड़ा बता देते हैं, ये रहा कॉस्ट 75 इंटू 45। तो देखो मैं इधर आया, 75 इंटू 45 करा तो मेरा कॉस्ट इनकर हो रहा है कितना, 3375 का। लॉजिकली देखा जाए तो मैं अभी कितना कर रहा हूँ कोट, 21% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, लेकिन कमाना कितना है, 25%। तो आमलेन प्राइस क्या हो जाएगी मेरी, 25%। तो 3375 का जो मेरा कॉस्ट है, इसमें मैंने 25% प्रॉफिट ऐड करा, तो मेरी वैल्यूएशन कितनी निकल के आती है, 4218.75। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे का 4218 चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं कितने घंटे टोटल बेच रहा हूँ, टोटल कितने घंटे बेच रहा हूँ, 50,000 घंटे मैंने काम करा है। तो 50,000 मैन आवर्स, 50,000 मैन आवर्स इंटू इंटू 2418, तो मेरी कॉस्ट की, तो मेरा वैल्यू कितना निकल के आता है, 210937,500। तो देखो मेरे को कोड करना कितना चाहिए, 210937,500, मैंने कोड कितना कर रखा है, 2041। तो डिफरेंस कितना निकल के आ गया, मेरा डिफरेंस आ गया 67,50,000 का। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनकम में ऐड हो जाएगा। लॉजिकली आपको पूरा समझ आया। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग के एडजस्टमेंट में बार बार आपको कह रहा हूँ, रट के मत जाना। बहुत से टीचर्स आपको रटा देंगे कि भाई ऐसा 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 कर लो, रटना मत यार। जब तक आप लॉजिकली चीजों को नहीं समझ पाओगे, एग्जाम में अटक जाओगे। अगर आपने लॉजिकली समझ लिया तो एक एक एडजस्टमेंट आपको क्विकली समझ में आ जाएगा कि भाई इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखना, मैंने आपको एक चीज बताई थी अपा में कि भाई अगर आपको अपा की एप्लीकेशन फाइल करनी है तो कब फाइल करोगे, प्रीवियस ईयर के एक दिन पहले, अगर ट्रांजेक्शन कंटिन्यू नेचर के हैं। और अगर ट्रांजेक्शन कंटिन्यू नेचर के नहीं है तो बिफोर अंडरटेकिंग सच ट्रांजेक्शन आपको क्या करनी है, एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो उसी का क्वेश्चन है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड है कोई कंपनी, हैज बीन सप्लाइंग गुड्स टू इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज इन द फॉरेन कंट्री। इट हैज अप्लाइड फॉर अपा इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विद इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज। एप्लीकेशन कब अपन ने फाइल करी है, 15 मार्च 2023 को फाइल करी है। एंड अपा वाज साइंड ऑन 2 जून 2023। अब मुझे बताओ, डिस्कस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अपा वुड बी एप्लीकेबल। तो सीधी सी बात है, अपा कब से एप्लीकेबल होगा, 1/4/2023 से लेके 31/3/24 तक। तो ये जो मेरा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्या हुआ मेरा, 23-24। तो प्रीवियस ईयर 23-24 से पहले मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया ना, और एप्लीकेशन कब फाइल करी है मैंने, 15 मार्च को। तो अपा कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, 1/4/2023 से। इजी है। अपन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कौन सा कलर उठाएं, चलिए वाला कलर उठाते हैं। देखो 1/4/2023 को पीक्यूआई लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी एडवांस लोन ऑफ 6 करोड़ टू एक्सवाइजेड लिमिटेड, अ कंपनी रेसिडेंट इन सिंगापुर, लोन दिया है।
तो एसोसिएट एंटरप्राइज का माना जाता है जब मैंने लोन दिया है एटलीस्ट, जब मैंने लोन जो दिया है वो क्या है, एटलीस्ट 51% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ अदर एंटरप्राइज है तो। ठीक है, आगे देखना। एज ऑन द डेट ऑफ लोन, लोन देने की डेट पे बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट इन द बुक्स ऑफ सामने वाली कंपनी कितना था, 10 करोड़ था। तो मुझे बताओ सामने वाले की जो बुक्स है उसमें 10 करोड़ की टोटल एसेट्स है, उसमें आपने जो है 6 करोड़ का लोन दे दिया, तो कितना परसेंट हो गया, 60% हो गया ना, मतलब क्या हो गई, ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई। आगे बढ़ते हैं। XYZ इनकॉर्पोरेशन पेड द एंटायर लोन अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन 31 अगस्त 2023, मतलब करंट ईयर में ही कुछ महीनों बाद उसने वापस मुझे लोन दे दिया। आगे बढ़ते हैं। During the financial year 23-24, PQR Limited also entered into an arrangement या फिर agreement with XYZ Limited to provide 20,000 medical equipments at a cost of इतना। तो बेसिकली पहले तो मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई, अब मैंने क्या करा है, इन दोनों के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रखा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या इन दोनों को अपन एसोसिएट एंटरप्राइज मान ले, बिल्कुल मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि जो अपन ने लोन दिया है वो क्या है, एटलीस्ट 51% है। देखो वही बात हो गई कि जो मैंने लोन दिया है वो क्या है, एटलीस्ट 51% है, मतलब 60% दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये दोनों क्या हो गई, एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई सामने वाले ने पैसा मुझे वापस लोन रीपे कर दिया। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, कंप्यूट द कैलकुलेट द आर्म लेंथ प्राइस विच आर्म लेंथ प्राइस ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड which sells the same equipment at a rate of 9,000 per unit to Y Limited and at a rate of 9,500 per unit to XLLP, both of them are unrelated। तो मुझे बताओ अपने को दो एएलपी दे रखे हैं, दिस एंड दिस। तो मैंने आपको जब बताया था कि भाई अगर अप टू 5 क्या है एएलपी है तो अपन क्या करते हैं, मीन ले लेते हैं, और 5 से ज्यादा एएलपी निकल के आती है तो अपन क्या करते हैं, रेंज कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9,000 प्लस 9,500 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, कितना निकल गया रेट, तो वो रेट निकल गया 9250 की मेरी रेट निकल के आ गई। अच्छा, मैंने चार्ज कितना करा है सामने वाले से, मेरी जो एसोसिएट एंटरप्राइज है उससे मैंने चार्ज करा है 7400 का, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, मेरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, प्राइमरी एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो 9250 माइनस 2700 9250 माइनस 7400 इंटू 20,000, तो ये मेरी इनकम में बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3.7 करोड़ मेरी इनकम में बेसिकली ऐड कर दिया जाएगा। आपको लॉजिकली पूरी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज देखना, अब ये कह रहा है कि भाई व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू पीक्यूआर लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंक्रीज इन द ट्रांसफर प्राइस बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी, अगर वो ट्रांसफर प्राइसिंग को एक्सेप्ट कर लेता है तो। मैंने आपको बताया था ना, आपके पास 90 दिन है, 90 दिन के अंदर पैसा मंगा लो, 90 दिन के अंदर पैसा नहीं मंगाओगे तो क्या होगा, ब्याज लगना चालू हो जाएगा। अच्छा, आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, एडिशनल इनकम टैक्स पे कर सकते हो। अगर आपने एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दिया, कितने अमाउंट पे पे कर दिया, ये जो आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट आया ना, इस पे अगर आपने एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दिया तो आपको जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसा भी नहीं मंगाना। तो देखो पढ़ लेते हैं अपन। On account of primary adjustment of 3.7 crore made by the assessing officer in the total income of PQR Limited, secondary adjustment has to be made under 92C। secondary adjustment अपन करेंगे, राइट। अच्छा देखो, प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। द कंपनी हैज एक्सेप्टेड द प्राइमरी एडजस्टमेंट मेड बाय द एओ एंड प्राइमरी एडजस्टमेंट, मतलब ये सारी कंडीशन थी अब जो अपने उधर पढ़ रखी है। एक्सेस मनी क्या मान लिया जाएगा कि भाई आपने लोन दे दिया है और आपको विद इन 90 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। तो विद इन 90 डेज अगर आपने रिपेट्रिएट नहीं करा तो मान लिया जाएगा लोन है। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, एडिशनल इनकम टैक्स पे कर सकते हो, और एडिशनल इनकम टैक्स कितना होगा, 3.7 करोड़ का 20.9644%, 20.9664%, तो कितना निकल के आएगा, 7757,568। अगर आप इतना एडिशनल इनकम टैक्स पे कर देते हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पैसा वापस नहीं मंगाना आपको, बस खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। ए लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। ए लिमिटेड क्या है, एक इंडियन कंपनी है, प्रोवाइड करती है टेक्निकल सर्विसेज टू अ कंपनी लोकेटेड इन एनजेए। मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप क्या करते हो, एनजेए से करते हो तो उसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डीम्ड मान लिया जाता है और उस पर आर्म लेंथ पैसा को कंप्यूट करना पड़ेगा। और टीडीएस किस रेट से करता है, हायर रेट से करता है, रेट और 30% विच इज हायर। देखो आगे क्या दे रखा है, आपने 40 लाख का कोई ट्रांजेक्शन करा है located in NJ for a consideration of 40 lakh in October 2023, it charges 42 lakh for the similar services rendered to PQR Limited। मतलब बेसिकली मैंने जो सामने वाले से चार्ज करा 40 लाख, लेकिन अगर किसी और से चार्ज करता तो 42 लाख करता। आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने क्या रखा है कि भाई पीक्यूआर जो है आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं भी है तो भी इसको क्या मान लिया जाएगा, डिम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा और आपको एएल पे कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो ये बोले इम्प्लीकेशंस बताओ, तो इम्प्लीकेशंस वही है कि आप क्या करोगे, इसको एएलपी मान लो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लोगे, इसकी एएलपी कंप्लीट करोगे और आपका जो है 42 लाख क्या होगा, आपका बेसिकली प्राइस मान लिया जाएगा और 2 लाख पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली प्राइमरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात वही है जो मैंने आपको बताया, वही इन लोगों ने इधर दे रखा है, पढ़ लेना आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल is due to receive interest of 5 lakh during the March 2024 from a notified infrastructure debt fund eligible for exemption under 1047। ठीक है, मतलब एक कोई मिस्टर एक्स होगा, उसको ब्याज मिलना है कितने का, 5 लाख का ब्याज मिलना है, और किससे मिलना है, नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से मिलना है जिसका जिसको एग्जेम्पशन दी गई है 1047 में।
He incurred expenditure amounting to 10,000 for earning such income. Assuming that Mr. X is a resident of NJA, discuss the tax implication. तो सीधी सी बात है, ये जो नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है ना, या पढ़ोगे एनआर के टैक्सेशन में, अभी इसको बस पढ़ के भूल जाओ। तो सीधी सी बात है, इन लोगों ने कहा कि भाई अगर ये एनजेए का रेसिडेंट है तो टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा, बेसिकली सीधी सी बात है 30% पे टैक्स कटेगा। तो रेट ऑफ 30% विचएवर इज हायर, रेट ऑफ 30% विचएवर इज हायर पे क्या करना होता है अपने को, बेसिकली टीडीएस काटना होता है। तो अगर आप एनआर का टैक्सेशन पढ़ोगे ना बाद में जाके, जब एनआर का टैक्सेशन अपन पढ़ेंगे, जब एनआर का टैक्सेशन रिवाइज करेंगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भाई जो नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होती है ना, ये जब इंटरेस्ट पे करती है किसी नॉन रेसिडेंट को, तो उसको टीडीएस काटना होता है 5% पे, ठीक है। तो उसको बेसिकली टीडीएस करना होता है कितने पे, 5% पे। अच्छा, एनजेए का प्रोविजन मुझे क्या कहता है कि भाई अगर आपने ट्रांजेक्शन कर रखा है विद पर्सन इन एनजेए, तो आपको टीडीएस कितना पे काटना पड़ेगा, रेट नोटिफाइड और 30% विचएवर इज हायर। तो रेट कितनी नोटिफाइड है, 5%, और 30% विचएवर इज हायर क्या होगा, 30% होगा। तो आपको टीडीएस कितना काटना पड़ेगा, बेसिकली 30% आपको टीडीएस कट करना रहेगा। इजी है, बात समझ में आ गई। तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको वही चीजें समझ में आएगी जो मैंने आपको हिंदी में बताया। बाकी ये जो 194 एलबी है, नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाला है, ये अपन एनआर टैक्सेशन में और डेप्थ में जाके समझेंगे। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑलराइट गाइस, सो अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, एनडी लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है, हैज बोरोड 90 करोड़ फ्रॉम टीएम लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन। तो ये तो हुई एमडी लिमिटेड, एनडी लिमिटेड हो गई, ये हुई टीएम लिमिटेड। अच्छा, अपन ने पैसा बोरो करा है, और कितने ब्याज पे बोरो करा है, 10% के ब्याज पे बोरो करा है। आगे बढ़ते हैं। द सैड लोन इज रिपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अच्छा, ये जो लोन था ना, जो टीएम लिमिटेड ने किसको दिया है, एनडी लिमिटेड को दिया है, इसको गारंटी किसने दी है, टीवाई इनकॉर्पोरेशन ने। तो टीवाई इनकॉर्पोरेशन ने गारंटी दे दी है कि भाई अगर एनडी लिमिटेड लोन पे नहीं करेगी तो मैं लोन पे कर दूंगी। अच्छा, अगर अगर आप आगे देखोगे तो इसने गारंटी तो दे दी। और एक और चीज समझना कि भाई एक टी डी करके कोई बंदा था जो एनआर है, ये दोनों कंपनी में क्या करता है, 40% स्टेक होल्ड करके बैठा हुआ है। ये तो पूरा स्ट्रक्चर था क्वेश्चन का। अब मुझे एक चीज बताओ, अपन ने जो है एक एनआर से लोन लिया है, ठीक है, तो क्या ये 94 बी में कवर होगा। 94 बी में अपन ने देखा था ना कि भाई अपना जो इंटरेस्ट है वो एबिटा 30% ऑफ एबिटा तक क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इस केस में देखो, इसने इसने तो मुझे लोन नहीं दिया, ये जो बंदा है इसने लोन नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन किसने, इसने इसने तो लोन, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, टीएम इनकॉर्पोरेशन ने तो लोन दिया है, ठीक है, टीएम इनकॉर्पोरेशन ने तो लोन दिया है। अच्छा, ये जो टीएम इनकॉर्पोरेशन है और एनडी लिमिटेड है, ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो अपन ये मानेंगे ना एसोसिएट नहीं है। आगे देखना, टीवाई इनकॉर्पोरेशन ने गारंटी दे दी है। अब अपन को ये देखना है कि भाई टीवाई इनकॉर्पोरेशन और एनडी लिमिटेड एसोसिएट है क्या। तो उसके लिए एक चीज समझ में आती है कि भाई एक एनआर बंदा है, एनआर का बंदा है, ये दोनों में क्या करता है, 40% होल्ड करके बैठता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या हुई, एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई। तो 94 में अपन ने ये देख रखा है कि अगर आप क्या करते हो, एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लेते हो तो 30% ऑफ एबिटा तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरी एंटरप्राइज से लोन देते हो जो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, लेकिन आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज उसको गारंटी दे देती है कि भाई अगर एनडी लिमिटेड लोन नहीं देती तो मैं लोन पे कर दूंगी, तो ये माना जाएगा कि भाई आपने जो लोन लिया है वो किससे लिया है, एसोसिएट एंटरप्राइज से लिया है, और 94 भी लग जाएगा। इजी है। आगे देखना, एनडी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट बता रखा है मुझे कितना है, 11 करोड़ है, आफ्टर डेबिटिंग द अबव इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड इनकम टैक्स। तो सीधी सी बात है, अपन 30% ऑफ एबिटा की बात करते हैं, और एबिटा का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो देखो, अर्निंग मुझे कितनी बता रखी है, 11 करोड़ की अर्निंग बता रखी है ना। 11 करोड़ की अर्निंग में मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट को एड बैक करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो लॉजिकली अगर आप देखोगे आपने लोन उठाया कितने का, लोन उठाया 90 करोड़ का, 90 करोड़ का 10% कितना है, 10% का ब्याज है ना, तो 90 करोड़ का 10% कितना होता है, 9 करोड़। तो जो मेरा 11 करोड़ था उसमें से मैंने 9 करोड़ ऐड करा, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स करा, तो मेरा एबिटा निकल के आ गया 29 का, ठीक है। अच्छा, एबिटा कितना निकल के आ गया, बेसिकली मेरा 29 का एबिटा निकल के आ गया। इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, 30% निकालना पड़ेगा। तो अगर आप क्या करते हो, एबिटा का 30% निकालते हो तो कितना निकल के आएगा, अगर आप एबिटा का 30% निकालते हो तो कितना निकल रहा है, 30% निकालो 29 का, 29 का 30% निकालोगे तो आपका डायरेक्टली मेरे को मिल जाएगा लगता है 8.7। अगर आप 29 का 30% करोगे तो 8.7 आएगा, राइट। एक बार कैलकुलेटर से चेक भी कर लेता हूँ, लेट मी चेक कैलकुलेटर। आपका करना है 29 का, अगर आप क्या करोगे 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.7 आपका निकल के आ जाएगा। इजी है। तो अपना जो इंटरेस्ट है वो कितना बैठता है, अगर आप देखोगे आपका इंटरेस्ट जो है वो 29 का 30% होगा कितना, 8.7। आपने एक्चुअल में कितना पे करा है, 9 करोड़। तो बेसिकली इंटरेस्ट अलाउ कितना होगा, 29 का 30%, 8.7। सो आपका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, बेसिकली नेट प्रॉफिट आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना। बेसिकली आपका जो ये 11 करोड़ है ना, इसमें से अलाउड कितना होगा इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट आपका अलाउड होगा 8.7 का। लॉजिकली पूरी कहानी समझ में आ गई। 94 बी का एप्लीकेशन था ये। 10th जो है देख लो क्या दे रखा है कि अगर एओ आपका क्या करता है, प्राइमरी एडजस्टमेंट करता है तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, पढ़ लेना, क्रिटिकल टॉपिक है।
जो अपने पूरा नोट्स पढ़ रखे हैं ना, सब कुछ एक एक चीज कवर्ड है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखना। एक हरी करके बंदा है, एक हरी करके बंदा है, वो क्या कर रहा है, एबीसी इनकॉर्पोरेशन के 30% शेयर होल्ड करके बैठा है। इतनी बात समझ आ गई। सो मिस्टर हरी होल्ड 30% वोटिंग पावर इन एबीसी इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ कंट्री है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी है, कौन सी कंपनी, एबीसी इनकॉर्पोरेशन ने अग्रीमेंट करा एक्सवाईजेड लिमिटेड के साथ। और किस तरह का अग्रीमेंट करा कि भाई एबीसी लिमिटेड आपके 6 डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। सो एबीसी लिमिटेड के पास क्या है, पावर है टू अपॉइंट 6 डायरेक्टर्स आउट ऑफ 12 डायरेक्टर्स। इतनी कहानी समझ आई। एंड दूसरा देखना, दूसरा देखना क्या बोल रखा है कि टोटल परचेज ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड, मतलब इस कंपनी के जो टोटल परचेज है किससे, एबीसी इनकॉर्पोरेशन से, वो कितने हैं। वो लोगों ने कहा कि भाई टोटल परचेज है 500 करोड़ के, लेकिन 500 में से 48 करोड़ क्या करा है, अपन ने लोकली परचेज करा है। तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि 500 करोड़ में से 48 करोड़, 500 माइनस 48 क्या करा है अपन ने, किससे परचेज कर रखा है, एबीसी इनकॉर्पोरेशन से परचेज कर रखा है। अब आगे बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई एबीसी इनकॉर्पोरेशन और एक्सवाईजेड इनकॉर्पोरेशन एसोसिएट एंटरप्राइज है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि भाई दो एंटरप्राइज को अपन एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे अगर किसी एंटरप्राइज के पास क्या है, पावर है टू अपॉइंट मोर देन हाफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो देखो ये दे रखा है कि टू एंटरप्राइज shall be deemed to be associate enterprise if at any time during the previous year more than half of the board of directors or members of the governing board or one or more of the executive directors or executive members of the governing boards are appointed by the other enterprise। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भाई पावर पावर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में आपने अपॉइंट करे होने चाहिए। करंट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भाई आपके पास पावर है, आपके पास क्या है, पावर टू अपॉइंट है। ठीक है, अगर आपके पास पावर टू अपॉइंट है, कितना अपॉइंट कर सकते हो आप, 6 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, तो आप तो एसोसिएट एंटरप्राइज हुए भी नहीं। और अगर आपके पास पावर होती और आपने अपॉइंट करे भी होते तो कितने करे होते, 6, विच इज लेस देन हाफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोर देन अपॉइंट करना है। देखो ये दे रखा है आपको जो है मोर देन अपॉइंट करना है, मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। और अगर आप अपॉइंट कर भी देते तो आप हाफ ही अपॉइंट कर पा रहे थे, आपने मोर देन हाफ नहीं करा था, तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं हुई। दूसरा चीज समझना, दूसरा अपन एक और चीज पढ़ी थी कि अगर आप क्या करो 90% रॉ मटेरियल, अपना 90% रॉ मटेरियल किससे खरीद रहे हो, दूसरी एंटरप्राइज से खरीद रहे हो, एंड टर्म्स कौन डिसाइड कर रहा है, सामने वाली कंपनी डिसाइड कर रही है, तो ये माना जाएगा कि ये दोनों क्या एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा है कि भाई 500 में से 48 करोड़ मैंने बाकी लोगों से खरीद रखा है, बाकी 500 माइनस 48 मैंने किससे खरीद रखा है, एबीसी इनकॉर्पोरेशन से खरीद रखा है। तो अगर आप करोगे 500 माइनस 48 डिवाइडेड 500 तो ये 90% ज्यादा ही निकल के आएगा। एंड आगे मुझे बता रखा है कि भाई कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिटरमिन्ड बाय एबीसी इनकॉर्पोरेशन। टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिटरमिन कर रहा है, एबीसी इनकॉर्पोरेशन ने डिटरमिन करी। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिए जाएंगे। इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल सी बात कहता है कि भाई मैंने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को माल बेचा है, और कितने में माल बेचा है, 500 यूरो पे माल बेचा है। मैंने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को माल बेचा है, वो कितने बेचा है, 500 यूरो पे बेचा है, और वो क्या है, एफओबी है। एफओबी बोले तो फ्री ऑन बोर्ड, इनकम टैक्स आपने पढ़ रखा होगा। एफओबी का मतलब क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड होता है। इसका मतलब ये है कि भाई मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरे पोर्ट तक का खर्चा है। अच्छा, मैं किसी अनरिलेटेड पार्टी को माल बेच रहा हूँ, और अनरिलेटेड पार्टी को मैंने कितने में माल बेचा है, 700 यूरो, लेकिन वो क्या है, सीआईएफ है। तो अगर मैंने जो रिलेटेड पार्टी और अनरिलेटेड पार्टी को कंपेयर करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट है 700, इसमें से क्या करना पड़ेगा, सीआईएफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस और फेट का खर्चा निकालना पड़ेगा। तो देखो इंश्योरेंस एंड फेट का खर्चा बता रखा है कितना, 200 यूरो। इंश्योरेंस एंड फेट का खर्चा है 200 यूरो। तो मैं क्या करूंगा, एएलपी निकालने के लिए, एएलपी निकालने के लिए मैंने 700 रुपए पकड़े, इसमें से इंश्योरेंस और फेट लेस करा, तो मेरा कितना निकल के आ गया, 500 रुपए। कि अगर मैं अनरिलेटेड पार्टी को बेचता हूँ एफओबी तो 500 बेचूंगा, और मैंने एक्चुअल में अपनी रिलेटेड पार्टी को कितने बेचा है, 500 बेचा है। तो क्या मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, कोई एडजस्टमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने जो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन करा है वो एएलपी पे ही करा है। क्वेश्चन नंबर 13 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप पढ़ लेना। बेसिकली आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं कर रखे, एओ ने पेनल्टी वेंटी लगा दी, तो सरकार भी बोल रही है, क्वेश्चन ये बोल रही है कि कौन एओ ने जो काम करा है वो सही करा है कि नहीं करा है। तो जो अपने पेनल्टीज पढ़ रखी थी ना, वही सारी इधर दे रखी है। तो अगर आपने मेरे रिविजन वीडियोस नहीं देख रखे तो उसको जाके देख लेना। ये जो मैं थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूँ उन्होंने बहुत डेप्थ में मुझे समझाई है। एक बार 14 कोड करके मैं 15 पे आ जाता हूँ। देखो 15 क्या कह रखा है, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव इंटेंशन या ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग इनटू एक्जिस्टेंस द प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्राइसिंग इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बता रखा है, जो अपना रिवीजन लेक्चर था उसमें मैंने बहुत डेप्थ में बताया था कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस क्यों लाए गए। 14 को मैं कराता हूँ आपको। 14 16 करते हैं अपन, 14 16 17, 17 पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है, एग्जामिन। तो अभी अपन ने क्या क्या होल्ड कर रखा है, एक तो 14 और एक 16, 14 और 16 कराता हूँ मैं आपको। उससे पहले 17 पे आ जाते हैं, जो आसान आसान दे रखे हैं। ये बोल रहा है कि भाई एसोसिएट एंटरप्राइज है कि नहीं आप बता दो। ठीक है, एसोसिएट एंटरप्राइज है कि नहीं आप बता दो। PQR, a US company having its POEM also in USA,
हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ 170 करोड़ टू महानदी लिमिटेड इंडियन कंपनी, लोन दिया है, तो एसोसिएट एंटरप्राइज कब माना जाएगा? जब लोन कंस्टिट्यूट करता है एटलीस्ट 51% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ अदर एंटरप्राइज। तो आपने लोन कितने का दिया है? आपने लोन दिया है 170 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं। एंड इंडियन कंपनी ऑन 10/4/2023 द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ महानदी लिमिटेड कितना है? 300 करोड़ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू मुझे बता रखा है इतना, और इसने 30 करोड़ का लोन रीपे कर दिया, तो रीपेमेंट का कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम बात करते हैं एनी टाइम, पूरे साल में कभी भी अगर 51% से ज्यादा का आपने लोन दे दिया ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, तो क्या मान लिया जाएगा? एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिया जाओगे। तो देखो 170 जो है 56.67 करोड़ होता है, तो बेसिकली ये क्या हो गया? एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए। इजी है। आगे बढ़ते हैं। क्विनलैंड पीएलसी, अ फ्रेंच कंपनी हैविंग इट्स पोएम आल्सो इन फ्रांस, हैज द पावर टू अपॉइंट 3 ऑफ द डायरेक्टर्स। तो बेसिकली आप देखो, मोर देन हाफ की बात करते हैं ना अपन, मोर देन हाफ की बात करते हैं, इधर तो 3 ही डायरेक्टर है, तो एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, दे आर नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज। आगे बढ़ते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ सरस्वती लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी इस कितना? 900 करोड़। तो मैंने आपको बताया था 90%, एटलीस्ट 90% अगर आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो सामने वाली कंपनी से, तो क्या माना जाएगा? तो ये माना जाएगा कि आप एसोसिएट एंटरप्राइज हो। अच्छा, ऑफ दिस सप्लाईज ऑफ द ट्यून ऑफ 830 करोड़ वर मेड बाय जर्मन कंपनी, जिसके प्राइस भी कौन डिसाइड करा है? जर्मन कंपनी डिसाइड करी। तो अपन ये देख सकते हैं 90 करोड़ 90% है कि नहीं है? 92.22% आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गई है? एसोसिएट एंटरप्राइज मान ली गए। इजी है। तो 14 16 एंड अपन 18 को एक बार होल्ड करते हैं, 18 प्रैक्टिकल है, 19 पे आ जाते हैं, 19 प्रैक्टिकल है, ओके। 20 देख लेते हैं, तो उधर मैं लिख लेता हूँ 19। अब आ जाते हैं अपन किस पे? 20 पे, जो अपने थ्योरेटिकल आसान आसान वो कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है? बेटा लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी हैज 2 यूनिट्स इन इंडिया। बेटा लिमिटेड है जिसकी 2 यूनिट है इंडिया में, a manufacturing unit in Hyderabad and trading unit in Surat। आगे बढ़ते हैं। बेटा लिमिटेड has entered into various international transactions with its associate enterprise from both the units। ठीक है। The assessment of Beta Limited Indian company for the previous year 23-24 is pending before the AO who referred the matter to TPO। तो AO ने क्या करा? मैटर TPO को रेफर कर दिया for the determination of ALP in respect of its manufacturing unit at Hyderabad। TPO however expanded the scope of his work by calling for details in respect of trading unit of Beta Limited located at Surat। ठीक है। तो TPO क्या बोलता है कि भाई सूरत के ट्रांजेक्शन मुझे लाके दो। आगे देखना क्या दे रखा है? एग्जामिन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द एओ बिफोर मेकिंग रेफरेंस टू टीपीओ। तो सीधी सी बात है, रेफरेंस देने से पहले आपको प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ती है। Can the TPO enlarge the scope of his work by calling for details of trading activity at Surat when the assessing officer has only made a reference in respect of manufacturing unit at Hyderabad? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या दे रखा है? Where the AO considers it necessary or expedient to do so, he may refer the computation of ALP to TPO। However, permission लेगा ऐसा वैसा। फिर देखो टीपीओ क्या कर सकता है? डिटरमिन कर सकता है एएलपी ऑफ अदर इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन व्हिच हैव नॉट बीन रिफर्ड बट व्हिच कम टू हिज नोटिस सब्सिक्वेंटली। सो एओ हैज मेड अ रेफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। टीपीओ क्या कर सकता है? इनलार्ज कर सकता है। मैंने आपको बताया कि भैया टीपीओ क्या कर सकता है? बेसिकली इनलार्ज कर सकता है। और ये स्पेसिफिकली 2 पॉइंट मैंने आपको रिवीजन वीडियोस में बहुत एम्फेसिस देके एग्जांपल के साथ समझाए थे। ठीक है। हुस्न है तेरा तौबा तौबा आओ आओ। लास्ट क्वेश्चन मजा आएगा। ऑलराइट गाइस, सो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 का क्रक्स बस इतना सा, आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, एंड दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजेक्शन होने के बाद क्या हुआ कि भाई एओ ने प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया 168 लाख का। और कब किस दिन करा? 1/6/2023 को करा। किस प्रीवियस ईयर कौन सा था? प्रीवियस ईयर था मेरा 21-22। तो 21-22 में मैंने कोई ट्रांजेक्शन करा होगा। 1/6/2023 को एओ बोलता है कि भाई 168 लाख का आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइमरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन है। कंपनी को विद इन 90 डेज या तो पैसा मंगा लेगी कंपनी, अगर पैसा नहीं मंगाती तो एडिशनल इनकम टैक्स पे कर देगी। एडिशनल इनकम टैक्स कितना होता है? 20.9664%। आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो 90 दिन के अंदर पैसा मंगा लो। तो इन लोगों ने दे रखा है कि भाई एक्सेस मनी जो 168 लाख का मैंने आपको बताया, एक्सेस मनी बोले तो प्राइमरी एडजस्टमेंट विद इन 90 डेज आप पैसा मंगा लो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ। अगर आप विद इन 90 डेज पैसा नहीं मंगाओगे तो इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, और इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा? डेट ऑफ ऑर्डर से लगेगी ईयर एंड तक। तो देखो आपका जो अमाउंट था 168 लाख इंटू 306 डिवाइड बाय 336 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लेना। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने ट्रांसफर प्राइसिंग अपने अच्छे से कर रखे थे, रिवाइज कर रखे थे कि भाई अगर ट्रांजेक्शन इंडियन करेंसी में होता है तो रेट क्या लगेगी, फॉरेन करेंसी में तो होता है तो रेट क्या लगेगी। ठीक है। तो मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि भाई आप एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दो। तो एडिशनल इनकम टैक्स कितना होता है? 20.9664%। तो जो आपका 168 लाख है उसका आप परसेंट इतना टैक्स पे कर दो, कितना आता है? 3522 अगर आप टैक्स पे कर दोगे तो आपको पैसा मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इजी है। तो अपना 21वां क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन पूरा इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर पढ़ने जैसा, राइट।
जैसा सेकंड है स्क्रीन फीस हो गई है, तो डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया अपन ने। 21 में बस इतना सा है, या तो आप क्या करो 90 दिन के अंदर पैसा मंगा लो, 90 दिन के अंदर पैसा नहीं मंगाते तो आप क्या कर सकते हो, एडिशनल इनकम टैक्स पे कर सकते हो। अगर एडिशनल इनकम टैक्स पे कर दोगे तो 90 दिन में आपको पैसा मंगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 18 है अपना, ये बेसिकली जो अपन ने अभी करा था 94 का एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन लाके, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो वही है, नेट प्रॉफिट पकड़ा, इंटरेस्ट सेट करा, डेप्रिसिएशन सेट करा, टैक्स सेट करा, इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने, 30% अविटा करोगे तो 50 लाख आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ अलग सा करना आपको करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ सेम ही था इसमें, इसलिए आपको ये नहीं करा रहा मैं। तो अपना 14 16 19 बचा है ना, तो अपना मैंने आपको 21 करा दिया, ये हो गया मेरा 18 हो गया। अपन चलते हैं 19 पे। देखो 19 क्या कह रखा है, 19 बेसिकली मुझे ये कह रहा है कि भाई दो कंपनी है, एक तो है एमएनओ लिमिटेड और एक क्या है, एक उसकी पेरेंट कंपनी है। तो सीधी सी बात है क्या हो गई, ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई। मैंने अपनी पेरेंट कंपनी को क्या करा है, कोई माल वाल बेचा होगा। देखो ये रखा है कि मैंने खरीदा है माल, ठीक है, मैंने जो है मोबाइल फोन खरीदे हैं अपनी पेरेंट कंपनी से। अच्छा आगे देखना क्या बोल रखा है कि भाई द मोबाइल फोन्स आर ब्रांडेड फॉर विच आर रॉयल्टी ऑफ, ये रखा, मोबाइल फोन्स आर ब्रांडेड फॉर विच आर रॉयल्टी ऑफ 100 पर मोबाइल फोन इज पेड टू एबीसी लिमिटेड। मेरी पेरेंट कंपनी है यूएसए में, मैंने उससे कोई माल खरीद रखा है, मोबाइल फोन खरीद रखे हैं। अच्छा जो भी मैं मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ, जो भी मैं मोबाइल फोन बेचूंगा उसे मुझे 100 रुपए की रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। आगे देखना, सिमिलर मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो टू सोल्ड टू अदर कस्टमर्स इन इंडिया बाय एबीसी इन कॉर्पोरेशन बट विच नो रॉयल्टी चार्ज फ्रॉम देम। मतलब जो मेरी पेरेंट कंपनी है वो मुझे भी माल बेचती है, अच्छा मेरी पेरेंट कंपनी किसी और को भी माल बेचती है इंडिया में, अच्छा किसी और को बेच रही है ना, उससे रॉयल्टी कलेक्ट नहीं करी, रॉयल्टी किससे कलेक्ट करी है, मुझसे। आगे देखते हैं करंट ईयर में क्या होता है। अच्छा एक और चीज, द क्रेडिट पीरियड, द क्रेडिट पीरियड ऑफर्ड टू एमएनओ लिमिटेड इज 2 मंथ्स वेरियस अदर कस्टमर्स के लिए 1 मंथ। तो जो पेरेंट कंपनी है जब मुझे माल बेचती है तो मुझे 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देती है, बाकी दूसरे कंपनी को माल बेचती है तो उसको 1 महीने का क्रेडिट पीरियड मिलता है। करंट ईयर में अपन ने जो है क्या कर रखा है, 2600 करोड़ के मोबाइल फोन खरीदे अपने पेरेंट से। अच्छा और मेरे पेरेंट ने अनरिलेटेड पार्टी को कितने मोबाइल फोन बेचे, 2400 करोड़ के बेचे। अब मेरी बुक्स में मेरी परचेज आ रही है, अब मुझे यह निकालना है, एलपी निकालनी है। तो एलपी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो पकड़ूंगा कि भाई अनरिलेटेड पार्टी को कितने माल बिक रहा है। अच्छा ये 2400 करोड़ जो है ये मेरे पेरेंट ने किसको बेचा है, अनरिलेटेड पार्टी को बेचा है। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली फंक्शनल डिफरेंसेस के एडजस्टमेंट कर दूंगा। अच्छा फंक्शनल डिफरेंस बताते हैं अपन। सबसे पहला 2400 करोड़ सामने वाले बंदे से चार्ज कर रही है कौन, पेरेंट कंपनी, मुझसे जो है चार्ज करेगी 2400 करोड़ प्लस रॉयल्टी, क्योंकि दे रखा है ना, तो ये दे रखा कि भाई आपको 100 रुपए पर मोबाइल फोन रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। अच्छा आपने कितने मोबाइल फोन बेचे करंट ईयर में, देखो करंट में आपने जो है 10 लाख मोबाइल फोन खरीदे और 10 लाख के 10 लाख आपने बेच दिए, तो जो है आपको कितना पे करना पड़ेगा पेमेंट, आपको पेमेंट करना पड़ेगा 100 इंटू 10 लाख, कितना हो गया, ये 10 करोड़ हो गया। तो जो 2400 करोड़ जो अपन ने अमाउंट उठाया था ये विदाउट रॉयल्टी वाला था, क्योंकि ये अनरिलेटेड पार्टी है। अच्छा मुझे फंक्शनल डिफरेंसेस के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो मैंने क्या करा बेसिकली रॉयल्टी ऐड कर दी, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी सामने वाले को, तो मेरी बुक्स में वो खर्चा इंक्लूड होगा ना, मेरी बुक्स में वो खर्चा ही दिखेगा। तो मैंने जो मैं सरकार को बोल रहा हूँ कि भाई मेरी जो एलपी निकलेगी वो 10 रुपए से बढ़ के आएगी, 10 करोड़ से बढ़ के आएगी। दूसरा फंक्शनल एडजस्टमेंट देखो क्या दे रखा है कि जो सामने वाली कंपनी मतलब पेरेंट एंटिटी है वो मुझे 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देती है। कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा देखो, मुझे जो है 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देती है, लेकिन सामने वाले कस्टमर्स को 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देती है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो 2400 करोड़ है इसमें 1 महीने का क्रेडिट पीरियड इंक्लूडेड है। अच्छा जबकि वो जो कितने का क्रेडिट पीरियड देती है, 2 महीने का। तो सीधी सी बात है, जब वो मुझे बिलिंग करेगी तो क्या करेगी, 1 महीने का और क्या करेगी, बिलिंग में ऐड कर देगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड अपने ये 2400 करोड़ में ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 2400 करोड़ तो मेरे पूरे साल की सेल है, तो बेसिकली फॉर्मुला क्या बनेगा, फॉर्मुला बनेगा ऐसा, 2400 करोड़ का 1%, 1%, एक सेकंड, कॉस्ट ऑफ बिलिंग देखते हैं कितनी है, कॉस्ट ऑफ बिलिंग 10% है, सॉरी देखो ये रहा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 10% रखा है और 1 महीने का है, तो 2400 का 10% हो गया, ये तो हो गया मेरा बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन वो मुझे सिर्फ अपने को तो 1 महीने का निकालना है ना, इंटू 1/12 कर दूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 20 रुपए निकल के आ जाएगा। तो मेरा प्राइस कितना बैठा 2430, तो मेरी बुक्स में मुझे परचेज दिखानी है 2430 की, मैंने परचेज दिखा रखी है 2600 की, ठीक है, परचेज दिखानी है कितने की, 2430 की, मैंने दिखा रखी है 2600 की, तो 170 जो है मेरे अमाउंट में ऐड हो जाएगा, 170 मेरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। लॉजिकली मैंने आपको पूरा समझा दिया, सामने वाली कंपनी है मुझे मोबाइल फोन बेच रही है, मेरे अलावा किसी और को बेच रही है, तो मैंने मेरे अलावा जिसको बेची उसका प्राइस पकड़ा और फंक्शनल डिफरेंसेस के एडजस्टमेंट कर दिए। क्या क्या एडजस्टमेंट करे कि सामने वाली कंपनी मुझसे रॉयल्टी चार्ज करी तो ठीक है मैंने रॉयल्टी ऐड कर दिया। नंबर 2 मुझे 1 महीने का ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे रही है तो मैंने उसका कॉस्ट क्या करा, ऐड कर दिया अपने 2400 रुपए के कॉस्ट में, ठीक है। अपने 2 क्वेश्चन बच गए बस इसमें, 14 और 16, देन अपना ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा खत्म हो जाता है। ऑलराइट गाइस, तो अपन लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेकंड लास्ट टाइमिंग। देखो बेसिकली कह रखा है कि भाई एक आयुष मोटर्स लिमिटेड है, उसने अपनी इनकम दिखा रखी है 300 करोड़ की और उसने ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रखे हैं। अपन को क्या करनी है, इसकी इनकम निकालनी है आफ्टर एडजस्टिंग एलपी। देखो क्वेश्चन बता रखा है कि भाई 1 यूरो और $1 की रेट बता रखी है, तो $1 की रेट है 63, यूरो की रेट है 84। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखना क्या दे रखा है कि भाई अब हमारी जो कंपनी है उसने
10,000 कार बेची है किसको? रीडा लिमिटेड को, यूएस कंपनी को, जो 30% होल्ड करती है मेरे अंदर। इसका मतलब क्या है कि भाई हम दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए। एटलीस्ट 26% अगर आपने होल्ड कर लिया तो आप जो है एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिए जाते हो। आपने जो कार बेची है वो कितने में बेची है? एट अ प्राइस विच इज लेस बाय $200 ईच कार, मतलब हर कार पे आपने $200 कम चार्ज करा है। तो हम क्या करेंगे, आपकी इनकम में $200 ऐड कर देंगे पर कार। तो 10,000 इंटू $200 करो आप, देखो ये रहा 10,000 इंटू $200 इंटू डॉलर की रेट चल रही 60 थी, तो मैंने क्या करा 12.6 ऐड कर दिया। आपकी इनकम आपने कितनी दिखा रखी है? 300 लाख की। कहां लिख रखा है? तो ये रहा, आपने अपनी इनकम दिखा रखी है 300 लाख की, उसमें मैंने क्या करा, ये वाला एडजस्टमेंट कर दिया। इजी। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं। आपने जो है क्योटो लिमिटेड को रॉयल्टी पे करी है 1,20,00,000 की, जबकि उसकी एएलपी थी। अगर क्योटो लिमिटेड किसी दूसरी इंडियन कंपनी से रॉयल्टी चार्ज करते तो कितने चार्ज करते? 90 लाख। मतलब आपने अपनी बुक्स में 30 लाख से ज्यादा की रॉयल्टी दिखा रखी है। क्योटो लिमिटेड मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज कैसे है? क्योंकि जो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसका ओनर कौन है? क्योटो लिमिटेड है। तो मैंने आपको बताया था एसोसिएट एंटरप्राइज करते समय कि जब मेरी मैन्युफैक्चरिंग किसी इंटेंजिबल एसेट पर डिपेंडेंट है और सामने वाली कंपनी क्या है? बेसिकली उस इंटेंजिबल एसेट की ओनर है, तो मैं क्या बन जाता हूँ? उसकी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाता हूँ और वो भी मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाती है। तो $30 लाख मुझे ऐड करना पड़ेगा। देखो मैंने $30 लाख ऐड कर दिया इंटू 63 जो है डॉलर की रेट, और 18.9 मेरे इनकम में ऐड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं। आपने एक कंपनी से लोन उठा रखा है जिसका ब्याज चल रहा है कितना? 10%। कितना लोन उठाया? 1,000 करोड़ का लोन उठाया। किस कंपनी से उठाया? जर्मन कंपनी से उठाया। ये जर्मन कंपनी दूसरी इंडियन कंपनी को अगर लोन देती है तो 9% पर एनम पे दे देती है, राइट? ये कंपनी अगर दूसरी इंडियन कंपनी को लोन देती है तो कितने पे देती है? बेसिकली 9% पर एनम पे लोन दे देती है। आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी ने जो मुझे 1,000 करोड़ का लोन दिया है और मेरी बुक्स के अंदर एसेट्स कितने के आ रहे हैं? 90,000 करोड़ के आ रहे हैं। तो अपन ने क्या पढ़ रखा है कि भाई अगर 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 सामने वाली कंपनी आपको लोन देती है और वो एटलीस्ट 51% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स है, तो आपका क्या बन जाता है? वो एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाती है। तो 1,000 यूरो को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1,000 यूरो को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 84 से, तो कितना निकल के आ जाता है? ये बेसिकली 84,000 बेसिकली निकल के आ जाता है, ये 84,000। देखो 84,000 का लोन दिया है, मेरी एसेट्स कितने की है? 90,000 की मेरी टोटल एसेट्स है बुक वैल्यू। तो मतलब क्या होगा? ये मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई। तो जो 1,000 करोड़ पे मैंने अपनी किताब में 10% इंटरेस्ट बुक कर रखा है, जबकि एलपी कितनी है? 9%। तो 1,000 का 1% मेरे को अपनी इनकम में ऐड करना पड़ेगा। तो 1,000 का मैंने क्या करा? 1,000 का 1% इंटू 84, ये 1,000 का 1% यूरो है और इंटू 84 यूरो की रेट चल रही है। तो बेसिकली क्या हो गया? मेरा टोटल इनकम हो गई 1171.5। इधर पूरी कहानी समझ में आ गई। अपना क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इजी। एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, उसकी एसोसिएट कंपनी कौन है? जेला लिमिटेड, क्योंकि वो 28% होल्ड करती है। इसने कुछ ये ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, तीन तरह के ट्रांजेक्शन कर रखे हैं। आपसे पूछा है कि भाई एडजस्टमेंट करने को बता दो, एडजस्टमेंट करके बता दो। देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे क्या कि भाई एक्सी लिमिटेड जो है उसने 1,00,000 टी शर्ट बेची है कितने पे? 1,00,000 टी शर्ट बेची है $2 पे, और जबकि एएलपी कितनी है? $3। तो 1,00,000 टी शर्ट पे क्या होगा? बेसिकली $1 ऐड कर दिया जाएगा। डॉलर की रेट क्या है? 64। तो आपकी जो भी इनकम है $1,00,000 पे 64 ऐड कर दिया मैंने। $1,00,000 पे नहीं, 1,00,000 शर्ट्स पे $1 इंटू 64 की रेट, 64 लाख क्या हो गया? बेसिकली आपकी इनकम में ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट। आपने पैसा बोरो करा है $2,00,000 फ्रॉम अ फॉरेन लेंडर, ठीक है, बेस्ड ऑन द गारंटी ऑफ जिला लिमिटेड, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर दिस आपने जो है 10 साल की गारंटी पे करी है अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को, जबकि गारंटी की एएलपी कितनी है? $7,000। तो $3,000 आपने अपनी बुक्स में खर्चा ज्यादा बुक कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा? $3,000 एड बैक कर दूंगा। तो देखो $3,000 मैंने क्या करा? एड बैक कर दिया, और डॉलर की रेट है 64, तो मेरा 1.92 क्या हो जाएगा? एड बैक कर दिया जाएगा मेरी इनकम के अंदर। लास्ट पॉइंट देखते हैं। मैंने जो है 15,000 पे करे हैं फॉर गेटिंग वेरियस पोटेंशियल कस्टमर्स टू जिला लिमिटेड, जबकि एलपी कितनी है? $10,000 की है, तो मतलब $5,000 बेसिकली मेरा ऐड कर दिया जाएगा। तो किसी खर्चे के लिए मैंने $15,000 पे कर दिया, जबकि पे करने कितने करने चाहिए थे? $10,000। तो $5,000 मेरी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो देखो ये रहा 5,000 इंटू 64, तो मेरी इनकम टोटल कितने से बढ़ गई? 69.12 से बढ़ गई। अच्छा मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब प्राइमरी एडजस्टमेंट हो जाता है तो आपको जो है 10AA के अंदर रिडक्शन नहीं दिया जाता। 10AA क्या होता है अपन बाद में जाकर रिवीजन करेंगे जब समझ लेंगे। अगर आपको 10AA नहीं पता बाद में समझ लेना, पता है तो आपको समझ में आता होगा कि 10AA के अंदर अपन को इनकम बेस्ड डिडक्शन मिलता है, राइट? तो मैं एसईजेड में लोकेटेड हूँ, ठीक है, एसईजेड में लोकेटेड हूँ। मेरी इनकम कितने की निकल के आ रही है? 1,200 की इनकम आ रही है। तो 1,200 की इनकम में बेसिकली ये तीनों चीजें तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन डिडक्शन आपको इनका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो देखो ये दे रखा है, एक्सी लिमिटेड कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर 10AA इन रिस्पेक्ट ऑफ इतना इनकम इंक्रीज बाय ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अगर 10AA आपको नहीं पता तो बाद में समझ लेना, पता है तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10AA में अंदर जो डिडक्शन मिलती है, 10AA के अंदर जो डिडक्शन मिलती है वो आपकी इनहांस नहीं करी जाएगी। तो बेसिकली 10AA के अंदर इनकम बेस्ड डिडक्शन मिलती है। इनकम बेस्ड डिडक्शन मतलब है जितनी आप इनकम कमाओगे उसका आपको 100% 50% डिडक्शन दे दिया जाएगा, अगर आप कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो तो। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर एएलपी एडजस्टमेंट की वजह से आपकी इनकम बढ़ जाती है, इसका मतलब ये कि आप हमें टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे थे, आप टोपी नहीं पहना पाए और हमने आपकी इनकम बढ़ा दी,
तो जो आपकी इनकम बढ़ गई है ना, इसका हम आपको 100% रिडक्शन नहीं देंगे, इसका आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली अपने ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। ये क्या कॉपी पेस्ट पेज आ गया क्या? ओके। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताना कि भाई आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।